हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। तो हमने देख लिया था कि संविधान सभा की कितनी सीटें रही थी और इन सीटों पे जो चुनाव हुए थे उनका क्या परिणाम रहा था, और उसमें जो मुस्लिम लीग थी वो इन चुनावों से असंतुष्ट होकर उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो हम देखते हैं अब आगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, इसमें से मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली थी। किसको? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग इनको 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मिली थी कितनी? 208 सीटें। ये सीटें कांग्रेस की थी और इसमें से जो 7 सीटें थी वो क्षेत्रीय दलों को मिली थी। किनको? क्षेत्रीय दलों को। क्षेत्रीय दल। प्लस में 8 जो सीटें थी ये मिली थी निर्दलीय को। जो निर्दलीय थे उन्होंने 8 सीटें जीती थी। तो इस तरह से 296 सीटों का ये सिनेरियो रहा था और इसी सिनेरियो में इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था। तो जो 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 208 सीटें, तो ये अंतर बहुत बड़ा था। तो इसी को देखकर एक विद्वान थे उस समय के, ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे संविधान सभा ही कांग्रेस हो और कांग्रेस ही संविधान सभा हो। ये चीज़ें मैंने आपको पहले लिखा दी। तो और उस समय के जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं की सभा है। इस तरह के कुछ वक्तव्य सामने आए थे। तो इन्हीं चुनाव परिणामों से मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग क्या हो गई? असंतुष्ट। तो इन परिणामों से मुस्लिम लीग असंतुष्ट रही। क्या हुआ? मुस्लिम लीग को बहुत घोर निराशा हुई। जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय के, मोहम्मद अली जिन्ना, वो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो उन्हें लगा कि इस भारत के साथ संयुक्त भारत में मेरा और मुस्लिम लीग का कोई भविष्य नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो बंगाल में उनकी सरकार थी तो वहाँ से इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस से प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जो कि 16 अगस्त, कब है? 16 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने मनाया। क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ करने का इन्होंने निर्णय लिया। जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं। ये कब की गई? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया? बंगाल में प्रत्यक्ष कार्रवाई की। और जो संविधान सभा है उसका बहिष्कार कर दिया इन्होंने। किसने किया? मुस्लिम लीग ने। जो संविधान सभा है उसका बहिष्कार कर दिया और बंगाल में प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू की। उसमें इन्होंने भयंकर दंगे भड़काए। उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री थे शाहिद सुहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग के ही थे। उन्होंने कोई भी एक्शन ना लिया और दंगे जो बंगाल में शुरू हुए थे वो धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों में फैल गए। और कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब भारत में हिंदू और मुसलमानों का साथ रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसी संबंध में उन्होंने भारत विभाजन का जो निर्णय था, जिसके लिए मुस्लिम लीग लगातार प्रयास कर रही थी, एक अलग राष्ट्र, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के लिए, तो उसको मानने के लिए विवश होना पड़ा कांग्रेस और ब्रिटेन की सरकार को। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ की और पूरे देश में दंगे भड़का दिए। तो मुस्लिम लीग को हटने के बाद में टोटल जो 389 सीटें थी, कितनी? 389 सीटों में से सीटों की संख्या रह गई 299। तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद कितनी सीटें रह गई? मुस्लिम लीग इसके हटने के बाद
हटने के बाद 389 सीटों में से 299 सीटें रह गई। फिर तो हम देखते हैं कि जो इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, जिसे बाद में माउंटबेटन योजना के माध्यम से 3 जून 1947 को मान भी लिया गया, तो क्या ये पाकिस्तान की मांग पहले से उठ रही थी या फिर ये अचानक से इन संविधान सभा के चुनाव परिणाम के बाद में हुआ था? तो इसी संबंध में हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसके हम छोटा सा समरी देखते हैं। तो इसी में हम देखते हैं कि जब सबसे पहले क्या हुआ था कि 1909 सॉरी इससे पहले हम देखते हैं जब 1906 में मुस्लिम लीग का क्या हुआ था गठन। मुस्लिम जो लीग थी जिसका गठन हुआ था, तो इन्होंने मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए अपना प्रत्यक्ष एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। तो इसी की परिणति हम देखते हैं 1909 में। जब 1909 का अधिनियम आता है, कौन सा, मार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं हम जिसे, मार्लियामेंटो सुधार। ये भारत शासन अधिनियम था 1909 का, जिसे हम कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो उस समय के तत्कालीन वाइसराय कौन थे, मिंटो, और जो मार्ले थे भारत सचिव हुआ करते थे। तो इन्हीं दोनों के समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। किसको, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसी में पाकिस्तान के स्थापना के बीज बो दिए गए थे कि भारत के विभाजन के बीज इसी अधिनियम के माध्यम से बोए गए थे। और यहां से अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट की थी। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है 1916 का लखनऊ समझौता। तो इसकी परिणति जो सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली लागू की गई थी, इसकी परिणति हम देखते हैं कि इसको माना कब गया था। इसको कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 1916 के लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौता जो हुआ था किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस व मुस्लिम लीग, इनके मध्य ये समझौता हुआ था 1916 का। और इसमें हुआ ये था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ ब्रिटेन की सरकार से मांग करेंगे कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए। तो इसके माध्यम से 1916 के लखनऊ समझौते के माध्यम से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, इसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें एक प्रस्ताव था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर ब्रिटेन की सरकार से भारत की स्वतंत्रता के संबंध में मांग करेगी। और जो मुस्लिम लीग जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मुसलमानों के लिए, उसमें प्रावधान था कि उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग होंगे, तो उनको कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। प्लस में जो जहाँ पे मुस्लिम लीग, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, वहाँ भी इनको बढ़ाया जाएगा और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये समझौता यहाँ पे माना गया था। तो इसी की परिणति आगे चल के आगे देखते हैं कि इससे पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे यहीं से होने लगी थी। जो ये समझौता हुआ था, उस समय के जो कांग्रेस नेता थे जिन्ना थे, उस समय कांग्रेस नेता थे, इनकी मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। इनकी मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। और यहाँ तक जिन्ना एक उदारवादी नेता माने जाते थे। इसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि जिन्ना धीरे धीरे कट्टरपंथी नेता बनते गए और ये पाकिस्तान की मांग करते गए। तो अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब आगे देखते हैं हम। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब 1922 में गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी थे, इनके द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन।
इस आंदोलन का जिन्ना ने भयंकर विरोध किया और इसी आंदोलन में जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए। इसी आंदोलन में, और वो कहने लगे कि उनको बहस बताने लगा कि भारत में जो कांग्रेस है, जो हिंदू है, वो मुसलमानों पर राज करेंगे और इनके गुलाम बन के रहेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया। फिर समय आता है 1930 का। 1930 तो उसी समय के जो मुस्लिम लीग के नेता और कवि शायर थे, कौन? मोहम्मद इकबाल। जो मुस्लिम लीग थी उसके नेता थे मोहम्मद इकबाल। ये क्या थे? ये मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तो इन्होंने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल, जो उस समय के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, इन्होंने जो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण की बात कही। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था, इन्हें मिलाकर एक मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात कही गई। इसके बाद में समय आता है 1933 का। 1933 का समय आ जाता है। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्र, जो भारतीय छात्र थे, चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। जो चौधरी रहमत अली, ये उस समय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? स्टूडेंट थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। जो लंदन का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, उसका छात्र था चौधरी रहमत अली। इसने जो प्रस्ताव था, इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो चौधरी रहमत अली ने ये जो मुसलमानों के लिए एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए पाकिस्तान नाम रखने का प्रस्ताव दिया। तो उस समय था कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के एक मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने चौधरी रहमत अली के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया कि भारत का कभी विभाजन नहीं हो सकता। उस समय तक ये भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। फिर आ जाता है समय जब फिर 1939 का, कब का? 1939। इसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगोन द्वारा बिना कांग्रेस की सहमति के भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया जाता है, तब कांग्रेस अपने जो सातों प्रांत हैं, जो प्रांत है 7, उनमें कांग्रेस की सरकारें थी। 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी। इसकी कांग्रेस की, तो वहां से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। तो इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1939 को। किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। इसके बाद में लगातार पाकिस्तान के एक मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे जिन्ना, क्योंकि जिन्ना को लग गया था कि संयुक्त भारत में मेरा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, और वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो इस तरह से हम अब आगे देखते हैं
समय आ जाता है 1942 का, तब क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो उसमें उसको मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार करती है क्योंकि उसमें भारत और एक अलग देश के ड्राफ्ट नहीं था। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग प्रस्तुत की 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिसे हम लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं हम। और इसी दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 23 मार्च 1940 का दिन है, इसे ही पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। पाकिस्तान दिवस के रूप में इसी को मनाया गया। और उसी समय जिन्ना ने मांग रखी लाहौर प्रस्ताव में कि भारत में 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक मुस्लिम भारत और एक हिंदू भारत। और इसमें उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों ना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम और हिंदू 2 अलग धर्म ही नहीं, ये दोनों अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं, इनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ अलग है, और इनमें विवाह संबंध भी नहीं होते। तो फिर ये दोनों मिलकर एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो इनके लिए 2 अलग राष्ट्र होने चाहिए। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत है। इसमें इन्होंने बताया कि एक क्या होना चाहिए, मुस्लिम भारत, मुसलमानों के लिए मुस्लिम भारत होना चाहिए, वह एक होना चाहिए हिंदू भारत। इस तरह से इन्होंने अपना द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और अब देखते हैं हम आगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि समय आता है 16 अगस्त 1946 का। इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये इस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। तो इसमें बंगाल में उन्होंने हिंसा भड़का दी थी। तो इस तरह से वो पूरे भारत में दंगे फैल गए और स्थिति ऐसी हो गई कि भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को लगभग स्वीकार कर लिया गया। और जो माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लॉर्ड वेवल की जगह आए थे, इन्होंने मुस्लिम लीग व माउंटबेटन थे, इन्होंने मुस्लिम लीग, कांग्रेस व अन्य दलों से मिलकर बातचीत की। कब? 2 जून 1946 को। 2 जून 1946 को इन्होंने बातचीत की। और इसके अगले दिन इन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को मान लिया गया और कांग्रेस से भी इस पर सहमति ली गई। कांग्रेस को समय दिया गया था 24 घंटे का, तो फिर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन इस समय तक गांधी जी ने अपनी सहमति नहीं दी थी। वो बोल रहे थे कि मेरी लाश पर ही भारत का विभाजन होगा। तो विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। क्या भाई? 2 जून 1946 की जो माउंटबेटन योजना थी उसमें। और 3 जून 1946 को ये योजना प्रस्तुत की गई। भारत विभाजन का जो प्रारूप था वो प्रस्तुत किया गया। भारत विभाजन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। और इस तरह से भारत में पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्रों का निर्माण किया गया। तो इसी में जैसे बंगाल का हिस्सा
पश्चिमी पाकिस्तान होगा और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया बंगाल का हिस्सा। इस तरह से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। तो इसके बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और जो भीमराव अम्बेडकर जो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण इनका वापस पूना से चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, इनका ये संविधान सभा के लिए बिल्कुल नहीं चुने गए थे। तो इसके बाद में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।